नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी प्रारंभ किया था, तो हम लोगों का इंडियन जियोग्राफी कल समाप्त हो गया था। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये जो जियोग्राफी है, वे फिजिकल जियोग्राफी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्लास पहला है, ठीक है। तो फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो फिजिकल जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे वो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे जिस परीक्षा की आप तैयारी करते हो, सब परीक्षा में अगर फिजिकल जियोग्राफी से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से 90% गारंटी है कि बाहर नहीं जाएगा। मैं सारे फैक्ट और सारे कंसेप्ट को कवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले ब्रह्मांड। क्योंकि फिजिकल जियोग्राफी स्टार्ट होना ही ब्रह्मांड जानने से ही होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड क्या है। तो जो ब्रह्मांड है, जो हम लोगों को आसमान दिख रहा है, ये आसमान दरअसल आज कोई आसमान उस्मान है नहीं। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिसे हम लोग सत्य मानते हैं वो है कि आसमान है। दरअसल आसमान नहीं है। वहाँ पे जो है कुछ परतें बटी हुई हैं जो गैसों से बनी हुई है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के रिफ्लेक्शन के कारण वो नीला कलर दिखती है आसमान हमारा। दरअसल आसमान है नहीं। तो वहाँ पे जो है कि क्षोभ मंडल पहला परत है, फिर समताप मंडल है, इसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल, ठीक है। ये हम लोगों को मंडल बांटा गया है। तो जो हमारी पृथ्वी है वह एक सौर मंडल का हिस्सा है जो सूर्य का चक्कर लगा रही है। इतना ध्यान हो गया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पहले ब्रह्मांड। दरअसल जो हम लोगों का ब्रह्मांड है वो एकमात्र कण भर है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें लाखों, मैं अनंत कह सकता हूँ कि अनंत पृथ्वी है, अनंत सूर्य है, अनंत जो है कि गैलेक्सी है। लेकिन हम लोग अनंत न जाकर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों की पृथ्वी जो है वो किस में स्थित है। तो हम लोग सिर्फ पृथ्वी का जो ब्रह्मांड है उसका, पृथ्वी का जो सुपर क्लस्टर है उसे, और पृथ्वी के इर्द गिर्द जो सूर्य है, पृथ्वी जिसकी चक्कर लगाती है सूर्य, हम अपने सूर्य को देखेंगे। पृथ्वी के अगल बगल जो ग्रह है, उपग्रह है, उनके बारे में हम लोग सिर्फ जानेंगे। तो देखिए पहला जो है कि ब्रह्मांड है। मैंने बताया ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। उन्हीं ब्रह्मांडों में से एक छोटा सा क्लस्टर है जिसे सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। वो क्लस्टर बना है, यानी कि जो ब्रह्मांड है, ये हो गया पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में एक छोटा सा क्लस्टर है जहाँ पे हम लोग हैं। और सुपर क्लस्टर में से एक जो है कि आकाश गंगा का समूह है, ठीक है। सुपर ब्रह्मांड में कई क्लस्टर हैं। उन कई क्लस्टरों में से एक क्लस्टर हमारा है। तो एक क्लस्टर में से कई आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। उसी आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा का समूह है जिसे लानियाक सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्रह्मांड के क्लस्टरों में से जो लानियाक सुपर क्लस्टर है जिसे आकाश गंगा समूह के नाम से जाना जाता है वो हमारा है, ठीक है। इस आकाश गंगा समूह में एक हमारा आकाश गंगा है, ठीक है। ये आकाश गंगा समूह में एक हमारा आकाश गंगा है। जो हमारा आकाश गंगा है उसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, आकाश गंगा गैलेक्सी। और जो हमारा एक आकाश गंगा है उसे मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। और इस मिल्की वे में कई सारे सौर मंडल हैं और कई सारे सौर मंडल में हमारा एक सौर मंडल है, ठीक है, जिसे सौर मंडल सूर्य माना जाता है। कि हमारे कई आकाश गंगाओं में जो सूर्य वाला सौर मंडल है वो हमारा है। तो यही सौर मंडल में जो है कि तारे हैं। उन तारा जो है कि सूर्य एक तारा है तो सूर्य हमारा तारा है। और इसके बाद उसकी इर्द गिर्द जो ग्रह हैं, शुक्र, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, ये सब हमारे ग्रह हैं। अब देखिएगा, एक हो गया ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड में कई अरबों सुपर क्लस्टर के, कई अरबों आकाशगंगा समूह के, कई, मैं कह सकता हूँ कि कई अधिक मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगाओं में से
एक हमारा जो सुपर सौर मंडल है वो हमारा है, ठीक है। ब्रह्मांड, कई एक ब्रह्मांड में कई सारे सुपर क्लस्टर, कई सारे सुपर क्लस्टर में से एक हमारा सुपर क्लस्टर लेनिया के सुपर क्लस्टर, उन सुपर क्लस्टर में से एक हमारा आकाशगंगा मिल्की वे जिसे नाम देखते हैं, और उस मिल्की वे में हमारा एक सौर मंडल जिसे हम लोग सूर्य का सौर मंडल के नाम से जाना जाता है, और वही जो हमारा सौर मंडल है उसी में ग्रह है हमारे पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, ठीक है। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड से लेकर हमारे ग्रह उपग्रह तक। तो जब हम लोग पहुंचते हैं कि सूर्य पे, ठीक है, देखिए सूर्य जो है कि एक तारा है। तारा उसे कहते हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकता हो, उसे तारा के नाम से जाना जाता है। सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य के अगल बगल जो ग्रह गति कर रहे हैं उनका नाम देखिए। पहला जो है कि सूर्य के सबसे करीब बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति है, लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक है रेखा गई है, यहीं पे क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इसे क्षुद्र ग्रह की पेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब बढ़ेंगे तो बृहस्पति के बाद है शनि ग्रह, फिर अरुण ग्रह, फिर वरुण ग्रह, फिर जो है कि प्लूटो है, लेकिन प्लूटो को बीच में बाहर निकाल दिया गया था। क्यों बाहर निकाला गया था, फिर उसे क्यों अंदर ले लिया गया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो सूर्य से अगर पूछे कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर प्लूटो, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उनके जो है कि सूर्य के करीब वाले जो ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, और ये क्षुद्र ग्रह के बाद वाले जो ग्रह हैं उसे जोवियन ग्रह है, गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। यदि पूछे कि भारत वो विश्व में यानी हमारे सौर मंडल में पार्थिव ग्रह कौन कौन से, तो पार्थिव ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल पार्थिव ग्रह। इसके बाद जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चार बांटा गया, जो उसमें प्लूटो को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में अंतर क्या है, ठीक है। जो पार्थिव ग्रह है वो देखेंगे वो सिर्फ गैसों से नहीं बने हैं, उसमें धूल है, मिट्टी है, खनिज है, लवण है। अगर हम अपनी धरती को देखें तो इसमें पेड़ है, पौधे हैं, धूल है, मिट्टी है, ज्वालामुखी है, ये सारी घटनाएं होकर निर्माण हुआ है। यहाँ पे सिर्फ गैसों से नहीं बना है, लेकिन ये जो गैसें हैं वो मात्र एक गैस का गोला भर है, उसमें जो है कि नहीं धरती पूरी तरीके से है, नहीं जो है कि उसमें पेड़ पौधे हैं, नहीं कोई ज्वालामुखी उद्गार है, कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ मात्र एक गैसों का गोला होने के कारण उसे गैसीय ग्रह या पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब ये मत कहिएगा कि एकदम गैसीय ग्रह, एकदम गैसीय ग्रह नहीं, वो गैस से बना हुआ है। गैस के अंदर चलते जाएंगे तो हो सकता है कि अंदर कुछ आपको ठोस पदार्थ मिले, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ठोस नहीं है। ठोस न होने के कारण उसमें गैसें प्रक्रिया करती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो है कि बृहस्पति ग्रह पे जो है कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण ग्रहों में माना जाता है। और उसी प्रकार जो हमारा सूर्य है वहाँ पर भी सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, मतलब जो नाभिकीय संलयन होता है उसके कारण वहाँ पे गैसें आपस में मिलती हैं, बनती है, और जो है कि प्रक्रिया होती रहती है, जिसके कारण यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा है। सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे मंगल, इसके बाद जो है कि पृथ्वी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। अभी हम एक एक ग्रहों को आगे पढ़ेंगे। तो इतना हो गया, हम लोग ब्रह्मांड जान लिए, इसके बाद जो है कि सूर्य जान लिए, सूर्य के ग्रह कौन कौन से ये जान लिए, जोवियन ग्रह, पार्थिव ग्रह जान गए।
इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है कि अनेक जो थिंकर हैं उनका अपना अपना मत है। बहुत सारे करीब 7-8 थिंकर ऐसे हैं जो कि बताए हैं कि कैसे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जो थोड़ा थोड़ा जो है कि सही बताए हैं, उनको हम जानेंगे। तो उसमें जो है कि पहला इमैनुअल कांत, जो इमैनुअल कांत है वो गैसी परिकल्पना लेके आते हैं। ये जो गैसी परिकल्पना लेके आते हैं इमैनुअल कांत जी कहते हैं कि दरअसल कुछ था ही नहीं ब्रह्मांड, तो सिर्फ गैस थे। गैस आपस में जुड़ते हैं और जुड़ते 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 ये लोग आपस में एक ठोस का आकार ले लिए हैं, और यही जो है कि गैस ठोस का आकार लेने के बाद ग्रह बन गए हैं, और यही जो है कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इनका पूर्णतः गलत नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ गैस थे और जुड़ कर बन गए हैं तो ये गलत है। तो इमैनुअल कांत गैसी परिकल्पना, बस इतना याद करना है, इमैनुअल कांत गैसी परिकल्पना। इसके बाद लाप्लेस निहारिका परिकल्पना। ये जो है कि निहारिका परिकल्पना बताते हैं कि गर्म गैसें, जैसे कि वो कहते हैं कि गैसी परिकल्पना पे गैसें जुड़ती हैं, फिर गर्म होती हैं, फिर ठंडी होती है, फिर वो ठोस का आकार ले लेती है, जिस कारण वो ग्रह बन जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि गैसें जो है गर्म पहले से थी, इसका गर्मी के कारण वो आपस में जुड़ गई और इनमें अभिक्रिया होने लगी, और धीरे धीरे धूल कणों को वो लोग आकर्षित करते करते ये लोग ठोस आकार ले लिए, और ठोस आकार लेकर ये ग्रह बन गई। ये इनकी थी लाप्लेस की निहारिका परिकल्पना। इनमें सिर्फ इतना याद करें, इमैनुअल कांत गैसी परिकल्पना, लाप्लेस निहारिका परिकल्पना, ठीक है। इसके बाद चेम्बरलैन और मोल्टन का जो सिद्धांत था वो द्वारक यानी बाइनरी परिकल्पना थी, ठीक है। चेम्बरलैन और मोल्टन का ये कहते हैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से बने हैं, बगल के ग्रह से गुजरता है। देखिए ये जो बाइनरी परिकल्पना इन लोगों ने बताया था, तो इन लोगों ने जैसे कि ये है, इन्होंने बताया था कि ये ग्रह था, ये जो हमारा आकाशगंगा है ये था ये। इसके बाद ये एक बड़ा सा जो है कि आकाशगंगा इसके बगल से गुजरा, ऐसे गुजरते हुए जब यहाँ से गुजरा तो इनके कुछ पार्टिकल टूट कर इसके तरफ आकर्षित हुए, लेकिन जो है कि ये दूर चला गया। देखिए यहाँ से टूटा, पहले पास से गुजरा तो ये टूटा, इसके तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन ये तब तक दूर जा चुका था, जिसके कारण ये लोग यहाँ विचलन करने लगे, यानी कि ये ना ही वापस जा सके ना ही इसके पास जा सके, और बीच में ही रह गए, और आपस में जुड़ते जुड़ते ये लोग गैस में थे, इसके बाद धूल कण को लेकर ठोस हुए, और यही जो है कि बन गए। तो ये था बाइनरी सिद्धांत, चेम्बरलैन का बाइनरी सिद्धांत। इन्होंने कहा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। इसके बाद सर जेम्स जीन्स ये ज्वारी परिकल्पना देते हैं। तो देखिए ये जो ज्वारी परिकल्पना सर जेम्स देते हैं वो थोड़ा हद तक ठीक देते हैं। तो इनका कहना था कि जो ग्रह था वो किसी से टकराया और टूटा, टूटने के बाद जो है कि वह सिगार के आकार का हो गया, यानी कि टूटने के बाद कुछ वो ऐसा बना। इसके बाद ऐसा बनने के बाद इसमें से टूट टूट कर गैसें आपस में बन गई। इसलिए आप देखे होंगे कि छोटा होते हुए भी बड़ा, फिर बहुत बड़ा, फिर छोटा। तो वही कहा कि ये सिगार परिकल्पना हो गई, सिगार के आकार का। फिर ये आपस में कई वर्षों तक धूल वूल इकट्ठा किए, इसके बाद जो है कि ये गैस का निर्माण लिए और ये चक्कर लगाने लगे, ठीक है। जो सर्वमान्य है वो है जॉर्ज लेमात्रे का। जो जॉर्ज लेमात्रे है इनका सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी था, जो है कि सर्वमान्य है। तो बिग बैंग जो बताते हैं लेमात्रे जी, जॉर्ज लेमात्रे जी बताते हैं कि दरअसल जो निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का हमारे, वो एक ग्रह था, मतलब कि सूर्य था केवल वैसा ग्रह। इसके बाद एक ग्रह से टक्कर हुआ और ये कई भागों में टूट गया, मतलब कि 9 भागों में नहीं कई भागों में टूटा। इसके बाद जो समीप थे वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ते 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 गए, फिर वो एक ग्रह बन गया, फिर दूसरे जुड़े, फिर एक ग्रह बन गया, फिर दूसरे जुड़े, वो एक ग्रह बन गया। देखिए इनके सिद्धांत में आ जाता है कि गैस से जुड़े, तो ये भी ये बताते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े, ये भी लेते हैं, और ये सिगार के आकार का था ये भी लेते हैं, और जो है कि बाइनरी परिकल्पना ये भी लेते हैं।
यानी कि इनका जो बिग बैंग थ्योरी है, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले जो वैज्ञानिकों ने बताया था उनके कुछ कुछ भागों को ये जोड़कर बताते हैं कि एक परिकल्पना के कारण नहीं, बल्कि सारी परिकल्पनाएं, जो परिकल्पना हम लोग बता रहे हैं, सारी परिकल्पनाओं के कारण यह निर्माण हुआ है। अब देखिए, ये जो है कि पहले था कैसा, तो मैं आपको बताता हूं। ये बताते हैं कि ये ग्रह था, ठीक है, और यहां से कोई ग्रह आया और इसे टक्कर के टूट गया। अब ये टूटा जो है कि बहुत सारे ग्रहों में, बहुत सारे जो है कि टुकड़ों में टूटा। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ा तो कुछ टुकड़े बनने लगे, फिर धीरे धीरे ये टुकड़े बड़े होते गए, फिर फाइनल आके ये टुकड़े 3 3 6 7 8 9, सिर्फ 9 ग्रह ही बचे। समझ में आया? मतलब बहुत सारे टुकड़े थे, फिर ये आपस में जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, सब आपस में जुड़कर इसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इनकी जो परिकल्पना थी बिग बैंग थ्योरी, ये सर्वमान्य है। तो इनका कहना है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो 1300 अरब साल, मतलब 13 अरब साल पहले हुआ था, और जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था वो जो है कि करीब 3 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो पृथ्वी जो है कि जब बनी तो उस समय ये धधकता हुआ गोला था, मात्र एक आग जल रही थी, और जो है कि कई लाखों वर्षों तक इस पर वर्षा हुई। फिर वर्षा होने के बाद धरती ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद जो है कि इस पे एक लिंगी जीवों ने जन्म लिया। इसके बाद धीरे 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 जीवन का विकास हुआ। तो ये बिग बैंग थ्योरी भी हमें लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो इसमें सिर्फ इतना याद करना है, इमैनुअल कांत गैसीय परिकल्पना, लाप्लेस निहारिका परिकल्पना, चेम्बर्स-लैंड मोल्टन द्वैतायक परिकल्पना, बाइनरी परिकल्पना, सर जेम्स जीन्स ज्वारी परिकल्पना, जॉर्ज लेमात्रे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। उसके बाद एडविन हर्बल जो है कि आधुनिक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत बताया। लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार के जो सिद्धांत इन्होंने बताया वो सही बताया, लेकिन जो है कि इनका जो ब्रह्मांड का सिद्धांत है वो थोड़ा सा गलत भी है। तो इन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे किसी गुब्बारा हो, यानी कि गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, यहाँ पे बिंदु लगा दें मार्कर से और इसे फुलाएं, तो ये जो बिंदु है वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, दूर दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार गुब्बारे के फुलाने जैसे हो रहा है। लेकिन इनका जो सिद्धांत था कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन जो इनके मध्य की दूरी है वो समान है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि एक यहाँ था तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक थोड़ा पास होके ये थोड़ा दूर हो गया, फिर ये और पास होके ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया। मतलब कि ये ग्रह आपस में नज़दीक आ रही हैं, फिर दूर बहुत ज़्यादा जा रही हैं, फिर नज़दीक आ रही हैं, फिर दूर जा रही हैं। लेकिन यह उनका जो क्षेत्रफल है उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही। जैसे कि ये 4 उंगलियां हैं, ये चारों बढ़ती हैं फिर सिकुड़ती हैं। तो इनके जो क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल इतना है, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, लेकिन उनके अनुसार ये जो क्षेत्रफल है ये नहीं बढ़ रहा है। अब ये जो उंगलियां है यहीं पे हैं, लेकिन कुछ उंगलियों में सांसी आ गई है, कुछ उंगलियां इसके ऊपर चढ़ गई हैं, लेकिन ये इतना ही बना हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि कहीं कहीं जो है कि विस्तार हो रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा विस्तार कम हो रहा है, कहीं संकुचित हो रहा है, कहीं फैलाव हो रहा है। तो इस आकार में जो है कि ग्रहों का विस्तार हो रहा है, ना कि गुब्बारे के ऊपर बिंदी लगाने पर, उसे फुलाने पर जिस तरह से ग्रहों गुब्बारा फूल कर उसका क्षेत्रफल बदल जाता है, उस आकार से विस्तार नहीं हो रहा है। तो हम लोग एडविन हर्बल का ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत, तो आज हम लोगों ने लगभग थोड़ा बहुत जो है कि जान लिया है।
कल हम लोग एक एक ग्रह को पकड़ेंगे और एक एक ग्रह को ख़त्म करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।